हत्यारा प्रेमी को पुलिस ने दबोचा। बहन के ननद से चल रहा था प्रेम प्रसंग। शादी की बनाई दबाव तो गन्ने के खेत में बुलाकर कर दी हत्या। एमपी कुमार आशीष और डीएसपी रंजन कुमार ने की खुलासा। ईख के खेत में किया रेप। जिले के संग्रामपुर क्षेत्र में युवती की निर्मम हत्या का मोतिहारी पुलिस ने सफल उद्भेदन कर दिया है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि युवती की चाकू मारकर हत्या कर शव को ईख के खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस ने हत्या में शामिल प्रेमी व हत्या में प्रयुक्त चाकू व कपड़ा भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार प्रेमी ने पुलिस के समक्ष खुलासा किया है कि मृतका लड़की से उसको प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के बाद लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी। इसी को लेकर एक साथी के साथ मिलकर उसका हत्या कर शव को ईख के खेत में फेंक दिया था। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के नौतन की बताई जा रही है। एसपी के द्वारा बनाई गई एसआईटी की टीम ने वैज्ञानिक तरीके से जांच कर घटना का सफल उद्भेदन किया है। मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के नौतन में 7 सितंबर को एक युवती घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई, जिसको लेकर उसके परिजनों द्वारा संग्रामपुर थाना में आवेदन दिया गया था। पुलिस आवेदन प्राप्त कर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई। 9 सितंबर को घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ईख के खेत में चाकू मारकर हत्या किया शव ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने बरामद किया। शव मिलते ही एफएसएल की टीम बुलाकर साक्ष्य को जुटाया गया। वहीं अरेराज डीएसपी रंजन कुमार के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन कर अपराधियों को पकड़ने का निर्देश दिया गया। एसआईटी टीम ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान कर और सूचना संग्रह कर हत्या में प्रयोग की गई चाकू व हत्या के समय हत्यारा द्वारा पहने गए खून लगे कपड़ों के साथ कोटवा थाना के अहिरौलिया गांव में राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक ने पुलिस के समक्ष हत्या की घटना को स्वीकार करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के समक्ष बताया कि मृतका लड़की उसकी बहन की ननद लगती थी। लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की से कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे। घटना के दिन भी लड़की को ईख के खेत में बुलाया था। ईख के खेत में शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इसी को लेकर एक साथी सोनू कुमार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव को ईख के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया गया चाकू, खून लगा जीन्स, मोबाइल सहित सामान को बरामद किया है। एसपी द्वारा बनाई गई एसआईटी टीम में अरेराज डीएसपी रंजन कुमार, संग्रामपुर गौतम कुमार, कोटवा अनुज कुमार, पलनवा प्रभाकर पाठक, राम गढ़वा, इंद्रजीत पासवान सहित शामिल रहे। एसपी ने बताया कि हत्या में शामिल एक और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी को स्पीडी ट्रायल चलकर सजा दिलाई जाएगी। राकेश कुमार की रिपोर्ट। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत 7 सितंबर को एक लड़की के गायब होने की सूचना मिली थी, जिस पर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जा रही थी कि 9 सितंबर को उस लड़की की लाश वहां घर से 1 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में मिली। इस सूचना पर विशेष अनुसंधान टीम एसआईटी का गठन एसडीपीओ अरेराज रंजन कुमार के नेतृत्व में किया गया था और मौका वारदात पर एफएसएल की टीम को बुला करके सभी तरह के वैज्ञानिक साक्ष्य भी संकलित किए गए थे। इस संदर्भ में लगातार सूचना संकलन और छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में कल रात्रि में जो है जो मुख्य अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मामला खुल के सामने यही आया है कि मृतका और इसमें प्रेम संबंध था, ये आपस में रिश्तेदार भी थे। मृतका द्वारा लगातार शादी करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से क्षुब्ध होकर मृतक ने अपने एक साथी के सहयोग से उसकी हत्या कर दी है। इसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर चाकू और इसके यहाँ से जो खून का लगा हुआ कपड़ा है उसको भी बरामद किया गया है। और इन सभी को ये जो अपराधी है इसका नाम राहुल कुमार राम है और इसको स्पीडी ट्रायल से हम लोग सजा दिलवाएंगे। इसमें जो है एक अच्छी उपलब्धि मोतिहारी पुलिस ने आज हासिल करी है, जिसमें कि एक चर्चित हत्याकांड जिसको लेकर रोड जाम वगैरह की घटना भी की गई थी, उसका खुलासा कर दिया गया है और इस प्रकार हम लोग इसको जो है स्पीडी ट्रायल दिला के सजा देंगे। नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाकर प्रणाम करूंगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है। हमको भनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब
मनीष भैया नहीं रहते। बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा, और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूंगा। मनीष भैया चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया, शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। हम एक बात बताना चाहेंगे, इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हम सब। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको सब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ, यहाँ पर बिहार का नाम दबा कर घूम रहा हूँ, और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है, बिहार पीछे है, और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रोंदा जा रहा है। आप चालू करते हैं सिलसिला। देखिए, हमको नहीं पता कि गलती किसकी है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता गलती किसकी है, कि मैनेजमेंट की गलती है। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं मैनेजमेंट की गलती है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ पल के लिए हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट की गलती कैसे हो सकती है, जबकि मुझे सामने से कॉल आया सोनू भैया का, सॉरी क्या नाम है हमारे, मनीष भैया का, ठीक है, मनीष भैया का कॉल आया। और मनीष भैया का कॉल आने के बाद सबसे पहले 2-3 हफ्ते के पहले उनका कॉल आया कि आदर्श, देखिए क्या है कि वो भी हमें मानते हैं, प्यार करते हैं, और उनका प्यार हम बड़े भाई के तौर पर उनको मानकर, हम एक छोटे भाई के तौर पर उनको जो है बात को सुने। उन्होंने कहा हमें कि आदर्श प्रोग्राम हो रहा है 21 को और 22 को बापू घर सभागार में, तो सोनू सूद जी आने वाले हैं, तो वहाँ पर सोनू सूद जी आपको सम्मानित करेंगे, आपको उस प्रोग्राम में रहना है, 21 तारीख को आपको रहना है। तो हमने बोला जी भैया बिल्कुल। तो कैसे जाना आना कैसे क्या है आप हमको बता दीजिए, क्या करना है नहीं करना है, वो सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही है। इतना जान लीजिए आदर्श कि ये प्रोग्राम अपना है, अपना मतलब अपना। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने कहा कि अपना मतलब अपना, तो क्योंकि चूंकि ये बिहार से है, बिहार का प्रोग्राम है, तो आदर्श अपने कंधे पर और दिल पर, जुबान पर ना बिहार को लेकर ही चल रहा है। मेरे हर एक वीडियो के लास्ट में बिहार और भागलपुर का जिक्र होता ही होता है। आप मेरे एक भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ, बचपन से लेकर अब तक और आगे भी बनाऊंगा, तो बिहार का जिक्र करूंगा ही करूंगा, और उन तमाम लोगों का जिक्र करूंगा जो मेरे साथ मेरे दुखी वाले घड़ी पे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको क्यों से चाह तक नहीं किया, मैंने उनके बात पर अमल किया। मैंने बोला ठीक है भैया, ठीक है। मैंने ये तक नहीं बोला कि हमको कितना पैसा मिलेगा, हमको जाने आने का किराया क्या है, पेट्रोल का खर्चा क्या है, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं पूछा भैया। और हमें 1 रुपया तक भी नहीं मिला है कि कैसे करके क्या कहता आना जाना है, कैसे करके क्या है, मैंने खुद से ही, वो तो खैर बात की बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इवेंट ऑर्गेनाइजर जी हमारे लक्ष्मी उनका जो है कॉल आता है, और कॉल तब आता है जब मैं करता हूँ, अरे मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ एज अ चीफ गेस्ट, मेरे को आप बुला रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस बुला रहे हैं, ठीक है, और आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद कॉल करूँगा कि बोलिए भैया हम कितना बजे प्रोग्राम में आवे, हाँ दीदी अब आवे प्रोग्राम में, ओ मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे हैं भाई हम, शुरुआत से ही लेकर जी टीवी, सोनी टीवी, कलर चैनल, हर एक प्रोग्राम में मैंने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। उन लोगों को जब पता है कि क्या वैल्यू है इस शख्सियत की जो बिहार से आया हुआ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है
और इसलिए नहीं किया है कि मुझे बुरा लगा। मैं बस यही इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले कल मेरे से भी बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे, छोटे बड़े कलाकार होंगे, जिनको ये चीज़ फेस ना करना पड़े। क्योंकि वो क्या होता है, मैं पता है, मैं 10 दिन से 15 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ सोचे समझे, मैं सोनू सूद सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोनू सूद सर की आवाज़ की एक्टिंग करी, आवाज़ की प्रैक्टिस करी, मैंने आवाज़ निकालने की कोशिश करी, मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी। और फिर क्या होता है कि उस मौके में आप लोग क्या करते हैं, भावुक मत होइए, हाँ इमोशनल मत होइए आप। देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है, उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और कभी ना कभी सोनू सूद सर से मिल ही लेंगे। आने वाले कल भगवान का और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम उनके साथ एक स्टेज शेयर करेंगे, उनके साथ मूवी करेंगे। हाँ हमें क्या ये साथ में, लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं, हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको मनीष भैया ने बोला कि तुम आ जाना, मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया, ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते, हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया है पिया, कुछ भी नहीं। और मेरे को बस मैंने खुद कॉल किया सुबह कि मैम मेरे को बता दीजिए मेरे को कितने बजे आना है। उन्होंने बोला कि 5:30 बजे का स्लॉट है, आपको भेज देते हैं। उन्होंने स्लॉट तक कुछ नहीं भेजा। और आपको मैं बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपको मनीष से कैसे बुलाया था कि इवेंट मैनेजर? हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था, और उनके प्यार से बड़ा भैया पर्सनली उन्होंने फोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए भैया मैं युवक का हथियार लहराते वीडियो हुआ वायरल। सिकरहना अनुमंडल के शिकारगंज थाना क्षेत्र का है मामला। डीजे के धुन पर लहरा रहा है हथियार। बर्थडे पार्टी में डरा रहा सबको, प्रशासन के कान हुए खड़े। आपराधिक चरित्र का व्यक्ति होने का आरोप। युवाओं के बीच हथियार का ग्लैमर थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवा में हथियारों के जखीरा को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले राहुल झा के बाद अब सिकरहना से एक बर्थडे पार्टी में अगन्य अस्त्रों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से युवक डीजे की धुन पर हथियार लहरा रहा है। बेखौफ बेधड़क इस शख्स का हथियार लहराते वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो शिकारगंज थाना क्षेत्र के सिरोना गांव का बताया जा रहा है। वीडियो बर्थडे पार्टी के दौरान का बताया गया है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि बॉर्डर न्यूज मिरर नहीं करती है। जानकारों का मानना है कि हथियार को लहरा रहा शख्स कई कांडों में नामजद आरोपी है। हालांकि इस मामले में पुलिस क्या जांच कर रही है या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जिले में हथियारों के इस तरह के नुमाइश सवालों में है। ऐसे लोगों एवं आयोजकों पर पुलिस को नकेल कसनी चाहिए। आपको याद होगा कि पूर्वी चंपारण के कई गांव में हर्ष फायरिंग के वारदात हुए हैं। इसमें मजुराहा गांव में एक मौत भी हो गई थी। के मुकेश सर है, उनके द्वारा बच्चों का मोबाइल छिना गया, एक बच्चे को मारा भी गया, जबकि ऊपर से आदेश है किसी भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है। हाँ क्या मतलब कि किस तरह से मारा था? वीडियो कर रहे थे तो सर कॉलर पकड़ कर ऑफिस में लेकर थे। कॉलर पकड़ के ऑफिस में लेकर? यस सर। उसमें और क्या बोल रहे थे? कह रहे थे वीडियो डिलीट करो नहीं तो पीटेंगे, बहुत मार मारेंगे। अभी पूर्वी चंपारण जिले के छावनी प्रखंड के छावनी श्री हेमराज दास राजकीय उच्च विद्यालय के पास मौजूद है। और आपको बता दें कि शिक्षा में धांधली हमेशा से होती आ रही है और अभी भी हो रही है। हमारे सरकार का कहना है कि शिक्षा में सुधार होते आ रहा है, और जो अभी
हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी है, वो भी बोलते हैं कि शिक्षा में सुधार होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि शिक्षा में कितना सुधार हो रहा है। यहाँ के हाई स्कूल छात्रों के हाई स्कूल में यहाँ पे बहुत सारे बच्चों जो है स्कूल का जो हाई स्कूल का घेराव कर चुके हैं। और कारण क्या है, क्या ये बच्चों से बात करते हैं, उसके बाद आपको कारण बताएंगे कि कारण क्या है। उसके बाद यहाँ के जो टीचर है उनसे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनको जो उनका जो वितरण का जो पैसा है, वितरण का पैसा नहीं दिया जाए, स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया रहा है। पहले आइए यहाँ पे जो बच्चे इकट्ठे हैं उनसे हम बात करते हैं, उसके बाद यहाँ के टीचर और हेडमास्टर है इस स्कूल के, उनसे हम बात करेंगे। ये बात करते हैं क्या है ना क्या बतियाई है ना, चलिए ना हम एक सेकंड, क्या नाम हो आपका? सूरज। तो मैटर क्या है कि इतने लोग जो इकट्ठा हुए और घेराव किए स्कूल का? सर बोल रहे हैं कि रुपया देने के लिए, बहुत दिन से बोल रहे हैं कि रुपया देंगे, अभी रुपया नहीं मिला है। मतलब कितने दिन से रुपया नहीं मिला है? रुपया बोल रहे हैं सर कि बहुत पहले से देंगे, लेकिन अभी तक नहीं। मतलब अभी ये क्या 4-5 महीने पहले से बोल दिए सर कि पैसा आएगा, अभी तक नहीं आया है। और उसके बाद जो फॉर्म भराने का पैसा है वो 865 रुपया है और ले रहे हैं 870 रुपया ले रहे हैं। 800 कितना है? 65 रुपया है। ये तो खुदरा नहीं है तो खुदरा बोलेंगे दे देंगे, तो खुदरा 5 रुपये तो कोई बात नहीं है। 5 मतलब से आप देख रहे हैं कि 800 पैसा जो फॉर्म का जो फी 800 पैसा है, लेकिन 5 रुपये एक्स्ट्रा ये लोग ले रहा है कि खुला नहीं है। तो यहाँ तो स्टूडेंट को बोले खुला करके या तो खुला रखे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 1000 स्टूडेंट हो तो 5-5 रुपया ले तो कितना हो जाएगा? काउंट कीजिए तो 400 लेके आए, 400 लेके आए, 400 लेगा, कितना हो गया? 5 रुपये के हिसाब से 1000 रुपया हो गया, 20,000 हो गया। तो 20,000 रुपये ये तो आप लोगों को लग रहा है कि 5 रुपया, लेकिन उनके लिए तो 20,000 रुपया हो गया ना। अच्छा, ये मैटर किस बात का है कि स्टाइपेंड का या जो साइकिल वितरण का है या स्कॉलरशिप का? 400 लेके में 200 लेके को रुपया नहीं मिला है, आधा रुपया नहीं, आधा लेके के मिल गया, एबीसी का मिल गया, एबी का मिल गया, सीडी का नहीं मिला रुपया पैसा। क्या बोलते हैं सर? कहते हैं कि जाएगा खत्म में, आई पैसा नहीं आ रहा है खत्म में। साइकिल का कारण क्या है? कारण पूछे क्या कारण है? क्या कारण है? पैसा मतलब नहीं आ रहा है सर। मतलब आप देख रहा है कि इस स्कूल के कुछ बच्चों का यानी आधे बच्चों का जो है साइकिल का पैसा और उसके बाद स्कॉलरशिप का पैसा आ चुका है, लेकिन अभी तक कुछ बच्चों का नहीं आया। यहाँ पे टीचर से यहाँ पे पूछने पे टीचर लोग बोलता है कि आएगा कब आएगा पता नहीं। तो यहाँ पे बच्चे लोग आक्रोश में आ चुके हैं और ये टीचर पे यानी स्कूल का जो घेराव कर चुके हैं। में जाएगा पैसा आ ही नहीं रहा है। मार्च में कब आएगा? जब हम लोग निकलेंगे, हम लोग फरवरी में चल जाएंगे, स्कूल में सीखा जाएंगे तब रुपया सर मना देता है, बोलता है सब बाद में बात करेंगे, बातें नहीं करता है, बोलते हैं बात करिए सर से। मोबाइल छीन कर रख लिए थे, बोल रहे थे। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे अगर टीचर वक्तव्य बोल रहा है कि हम मार्च या फरवरी में अगले साल आपका पैसा आएगा, उसका वीडियो बना रहा है बच्चा तो उसका मोबाइल छीन लिया। मतलब आप देख सकते हैं कि स्कूल में हर जगह धांधली बढ़ती जा रही है, हर स्कूल में। तो आइए यहाँ के टीचर है उनसे हम बात करेंगे। हाँ बोलिए। इधर शांत, हलाना शांत। पूरा बवाल करवा दिया। अब देखिए ये वीडियो एक बच्चा बनाया है, उसका वीडियो है। हलाना इसमें सटाइए ना। मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से टीचर के द्वारा बच्चों के द्वारा अगर वीडियो बनाया जा रहा है। भाई ये वीडियो तो बनाना अधिकार है बच्चों का कि आप बोल रहे हैं कि मार्च फरवरी में होगा तो एक सबूत चाहिए ना। अब रिटर्न में भी नहीं दे रहा है, रिटर्न में दे रहा है कुछ क्या? नहीं सर, रिटर्न में भी नहीं दे रहा है, उसके बाद वीडियो बना रहा है क्या सबूत के लिए? तो उसके बाद भी आप बोले मोबाइल छीन लिए बच्चों का। मतलब आप धांधली कीजिए, गुंडागर्दी कीजिए। टीचर होके एक हाई स्कूल प्रतिष्ठित स्कूल का टीचर होके आप धांधली कर रहे हैं तो ये अशोभनीय बात है, शोभनीय बात नहीं है। तो आइए उनसे हम बात करेंगे जिन्होंने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया है। कोई हल्ला नहीं करेगा। अच्छा सर, हल्ला कोई मत करो, उसको आने दो यार, हल्ला मत करो। तो आइए हम यहाँ पे शिवभूषण सर बैठे, उनसे बात करते हैं। बच्चों का आरोप है कि जितने भी यहाँ पे हुआ है, जो हल्ला हुआ है, जो दुर्व्यवहार हुआ है और बच्चों से जो मोबाइल छीना गया है और जो 5 रुपये जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, 265 की जगह 865 की जगह 870 रुपया, तो शिवभूषण सर का सब लोग बोला शिवभूषण सर का हाथ है। तो आइए हम शिवभूषण सर से बात करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। एक सेकंड सर, एक बात बताइए सर। अरे हाला मत करो, हाला करो सर। ये लोग जो अभी जो स्कूल को घेराव किए, स्कूल का घेराव किया, जो हाला कर रहा है, जो उर्दंग कर रहे हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं आपको तो पता ही होगा। हाँ, इसमें मेन बात यह है कि स्टाइपेंड जाता है तो नहीं आता है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि बहुत सारे बच्चों का आ चुका है। क्या जवाब दे रहा। तब जब जो टेक्निकल प्रॉब्लम कंप्यूटर में लोड किया गया था, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम से वहाँ पर कुछ बच्चों का शो नहीं किया,
कंप्यूटर में, जो वहाँ पर फाइनल जो जाता है वहाँ कंप्यूटर प्रॉब्लम हुआ, उसमें वह शो नहीं किया। इसकी जानकारी जो है हम डीओ को लिख करके दिए, डीओ डायरेक्टर को लिख करके दिए। वो बोले कि वहाँ से पैसा आएगा और फिर इन लोगों को पैसा जाएगा। यह कितने महीनों से प्रॉब्लम सर ये जब भी आता है तो मार्च और अप्रैल में डीबीटी का पैसा आता है। बहुत ऐसे जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ का साइकिल का आया तो कुछ का क्या कहते इन लोगों का बच्चों का आरोप है, आप पे सीधा आरोप है सर कि जो बच्चे जो उनके करीब है ना, या जो जिनको मानते हैं या उनके घर से रिलेटेड है, उनको मिल चुका है। ना पक्षपात की बात यहाँ पर नहीं है। हम लोगों के लिए सभी बच्चे जो है एक समान है, और किसको गया किसको नहीं गया हम लोग रिपोर्ट कर दिए। अब सब लोगों के खाते में जो है, जिन लोगों का जो रिपोर्ट था उस टेक्निकल प्रॉब्लम को छोड़ करके उन लोगों के खाते में पैसा आया। बात मतलब जैसे अभी क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं कि ये अभी सेक्शन सबका आ चुका है सर 3 महीने से कह रहे हैं कि पैसा चले जाएगा हम लोग। अच्छा पूछ हाँ सर, कब तक की चांसेस है इन लोगों के पैसा आने की? ये जो है जब भी डीबीटी का पैसा आता है तो वह मार्च अप्रैल में आता है, और डीओ साहब भी को हम लिखित दिए। ये जो है ना, हम डीओ साहब को भी हम लिखित में दिए। डीओ साहब को कहे कि कुछ कंप्यूटर में टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको हमने डीओ को फॉरवर्ड करके दिए। डीओ साहब भी डायरेक्टर को लिख करके दे दिए हैं, और वहाँ से रिपोर्ट फिर आएगा। टेक्निकल अगर प्रॉब्लम सही नहीं होता है तो फिर वहाँ से इन लोगों का लोड होगा, और अभी भी इन लोगों का 10वां में फिर लोड हो रहा, 10वां में फिर इन लोगों का लोड हो रहा है। और जब भी ये लोड होता है तो पैसा जो है जब भी आएगा तो मार्च अप्रैल, मतलब कि ये मार्च अप्रैल में आने के आपके अनुसार हम लोगों को लिखित कीजिए कि मार्च ले आएगा कि नहीं। बात को हम ज़्यादा दूर बढ़ा, माने जब भी इसका पैसा आता है ना तो वित्तीय वर्ष के अंतिम महीना में आता है, तो मार्च अप्रैल में आता है। 23 में आएगा, 23 में नहीं आएगा, 22 फरवरी में तो हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग 23 में निकल जाएंगे, तब आएगा क्या? अच्छा सर, इसका जवाब बात सुनो यार। माने अब ये लोग कभी भी ये जो है ना, ये माने बराबर ये प्रक्रिया चलने वाला है। जिन लोगों का नहीं जाता है उन लोगों का जाएगा। इन लोगों का रिकॉर्ड विद्यालय में है, और जैसे ही वहाँ से आएगा इन लोगों के खाते में पैसा। चलिए हम समझ लिए कि इस हाई स्कूल के मुकेश सर है, उनके द्वारा बच्चों का मोबाइल छीना गया, एक बच्चे को मारा भी गया, जबकि ऊपर से आधे सही किसी भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है। हाँ क्या मतलब कि किस तरह से मारे थे आप? वीडियो कर रहे थे सर, कॉलर पकड़ कर ऑफिस में लेकर थे। कॉलर पकड़ के ऑफिस में लेकर? यस सर, उसमें और क्या बोल रहे थे? कह रहे थे वीडियो डिलीट करो नहीं तो पीटेंगे, बहुत मारेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चों पे है ना बुरा असर पड़ रहा है। अगर बच्चे शिक्षक ही ऐसे रहेंगे तो बच्चे कैसे निकलेंगे? खैर अभी हम मुकेश सर से खोजते हैं और उनसे मिलते हैं। छोड़ने के लिए आप देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि बच्चों का मोबाइल छीन ले गया, मोबाइल में आ गया, और एक बच्चों को कॉलर पकड़ के रूम में ले जाके मार, मतलब यहाँ पे ढांडली यानी गुंडागर्दी हो रही है, यहाँ पे पढ़ाया नहीं जा रहा है। खैर मुकेश सर है, उनसे मिलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं कैमरा पर बच्चों का जो हाल है। हाला मत करो। आप देख रहे हैं कि बच्चों में कितना आक्रोश है। एक बच्चे का पीट जाने के कारण बच्चों में बहुत आक्रोश है, और मोबाइल भी छीन लिया गया था। खैर मुकेश सर मिल गए, उनसे हम बात करते हैं। मुकेश सर कौन है? अच्छा एक सेकंड, एक क्वेश्चन सर, यहाँ पे बच्चों का आरोप है कि ललन सर जो है 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्यों? अभी हम कोई रसीद इन लोगों को माइक बात मतलब बोलिए। अभी कोई रसीद इन लोगों को नहीं मिला है। चेंज के अभाव में पैसा इन लोगों को नहीं उपलब्ध हुआ। रसीद के साथ इन लोगों को 5 रुपया दिया है। ओके देखिए, ललन सर से बात हुई, ये बोल रहे हैं कि 5 रुपए जो नहीं मिला रसीद के टाइम पे 5 रुपए दिया जाएगा। हाला मत पूर्व
पीएम केपी ओली का भारत विरोधी चेहरा फिर आया सामने। राष्ट्रपति ने भारतीय बेटियों को अधिकार दिलाने वाले विधेयक पर नहीं किया हस्ताक्षर। मधेसियों में आक्रोश चरम सीमा पर, राष्ट्रपति पर संविधान के विरुद्ध कार्य करने का लगा आरोप। काठमांडू, नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस विधेयक को खास तौर पर भारतीय बेटियों को नेपाल की नागरिकता देने के लिए तैयार किया गया है। इसके बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। जब यह विधेयक पहली बार उनके पास हस्ताक्षर के लिए आया था, तब उन्होंने उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया था, जिसके बाद संसद के नागरिकता संशोधन विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास भेजा। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी नेपाली राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की करीबी बताई जाती हैं। ओली शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। नेपाली संसद के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटा ने 5 सितंबर को विधेयक को दोबारा मंजूरी दी थी, जिसके बाद उसे राष्ट्रपति भंडारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को 15 दिन के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह समय सीमा मंगलवार आधी रात को खत्म हो गयी। नेपाल सरकार और उसमें शामिल घटक दलों का दावा है कि राष्ट्रपति भंडारी संसद से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर न करके संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। हालांकि राष्ट्रपति के सलाहकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। विधेयक में वैवाहिक आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था की गयी है। नेपाली युवकों की सबसे ज्यादा शादी भारत में होती है। ऐसे में भारत की बेटियां नेपाली युवकों से शादी करने के बाद भी वहां की नागरिक नहीं बन पाएंगी। ओली पहले भी भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत की तुलना में चीन के साथ नेपाल के संबंधों को प्राथमिकता दी। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली का भारत विरोधी चेहरा फिर आया सामने। राष्ट्रपति ने भारतीय बेटियों को अधिकार दिलाने वाले विधेयक पर नहीं किया हस्ताक्षर। मधेसियों में आक्रोश चरम सीमा पर, राष्ट्रपति पर संविधान के विरुद्ध कार्य करने का लगा आरोप। काठमांडू, नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस विधेयक को खास तौर पर भारतीय बेटियों को नेपाल की नागरिकता देने के लिए तैयार किया गया है। इसके बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाली संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। जब यह विधेयक पहली बार उनके पास हस्ताक्षर के लिए आया था, तब उन्होंने उसे संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया था, जिसके बाद संसद के नागरिकता संशोधन विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के पास भेजा। लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी नेपाली राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की करीबी बताई जाती हैं। ओली शुरू से ही इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। नेपाली संसद के अध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटा ने 5 सितंबर को विधेयक को दोबारा मंजूरी दी थी, जिसके बाद उसे राष्ट्रपति भंडारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को 15 दिन के भीतर विधेयक पर हस्ताक्षर करने होते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह समय सीमा मंगलवार आधी रात को खत्म हो गयी। नेपाल सरकार और उसमें शामिल घटक दलों का दावा है कि राष्ट्रपति भंडारी संसद से पारित विधेयक पर हस्ताक्षर न करके संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। हालांकि राष्ट्रपति के सलाहकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे कम से कम 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। विधेयक में वैवाहिक आधार पर नागरिकता देने की व्यवस्था की गयी है। नेपाली युवकों की सबसे ज्यादा शादी भारत में होती है। ऐसे में भारत की बेटियां नेपाली युवकों से शादी करने के बाद भी वहां की नागरिक नहीं बन पाएंगी। ओली पहले भी भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत की तुलना में चीन के साथ नेपाल के संबंधों को प्राथमिकता दी।